हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरजी एकेडमी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के अंदर में जो जितने भी ऑर्गन होते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में सेल के बारे में पूरा जानकारी पढ़ लिए थे, किसने डिस्कवर किया, कैसा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको कहता है, सब कुछ डिस्कवर कर लिया था। तो आज इस वीडियो में उसके अंदर में जो जितने भी ऑर्गन होते हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम घुमाए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम न्यूक्लियस से स्टार्ट करेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। उसके बाद और ऑर्गन के बारे में जानेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस होता है कंट्रोलिंग ऑफ द सेल्स होता है। कंट्रोलिंग ऑफ द सेल्स एंड इसे बिकॉज बिकॉज क्या होता है कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल का। क्योंकि इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है। इसीलिए इसको बोला गया है कि मतलब कि कंट्रोलिंग ऑफ द सेल्स इसलिए बोला गया है। एंड इसका शेप होता है स्फेरिकल शेप होता है। इसका जो शेप होता है स्फेरिकल शेप होता है, गोल। हाँ, एंड न्यूक्लियस का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। एंड और भी है, मतलब कि न्यूक्लियस में होता है जैसे डीएनए होता है, आरएनए होता है, जीन होता है। तो चलिए अब न्यूक्लियस के बारे में बढ़ गया है कि न्यूक्लियस को कंट्रोलिंग ऑफ द सेल कहा गया है, तो माइंड बोल सकते हैं कि माइंड ऑफ द सेल कहा गया है। एंड न्यूक्लियस के अंदर काफ़ी मात्रा में जेनेटिक मटेरियल होता है जैसे डीएनए, आरएनए, जीन और भी कई होते हैं। चलिए तो उनके बारे में हम जान जाते हैं कि डीएनए क्या होता है। डीएनए को बोला जाता है डीएनए इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैरीज इंफॉर्मेशंस। डीएनए जो होता है डीएनए इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर and which carries information से मतलब कि डीएनए एक ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि इंफॉर्मेशन को कैरीज करता है। इंफॉर्मेशन को एक वो अपने अंदर रखता है, कैरीज करता है। तो इसे डीएनए बोल देते हैं। एंड इसके और होता है आरएनए उतना बातचीत नहीं होता है आरएनए का। तो आरएनए के बारे में बाद में पढ़ेंगे, जब लाइफ प्रोसेस चैप्टर जब प्रोग्राम पढ़ेंगे तभी हम बताएंगे। तो आरएनए का उतना ज़रूरत भी नहीं होता है उसके। हाँ, ज़रूरत होता है जीन का, एंड जीन भी पढ़ेंगे। और डीएनए में दो फॉर्म दिखाई देता है हम लोगों को। डीएनए में दो फॉर्म होता है, एक होता है क्रोमेटिन एंड होता है क्रोमोसोम। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो हम ऐसे बताते हैं लिखने के लिए। हमारे जो नोट्स बनाए जाते हैं आप लोग को पढ़ाने से पहले इस चीज़ का पीडीएफ बनता है। तो आप लोग बोलेंगे तो वो पीडीएफ डाउनलोड मतलब प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी इन्फॉर्मेशन बताते हैं, क्योंकि डिफिनेशन लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो क्या होता है जीन जो होता है, जीन एक पार्ट ऑफ डीएनए होता है, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए होता है। मतलब कि मान लीजिए डीएनए आप लोग देखा होंगे, मतलब डीएनए कैसा होता है। डीएनए कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। एंड डीएनए कुछ इस प्रकार का होता है। एंड ये स्पेसिफिक पार्ट होता है 1 2 3 4 5। ये जो स्पेसिफिक पार्ट होता है इसी को बोला जाता है जीन। स्पेसिफिक पार्ट इसी को बोला जाता है जीन। अब जीन बोला जाता है, जैसे ये हो गया हेयर कलर जीन। हेयर का कलर कैसा होना चाहिए, ब्राउन, ब्लैक हेयर कलर। एंड ये नोज शेप एंड ये अदर हमारे शरीर से रिलेटेड, शरीर का कलर, स्किन का कलर किस तरह होना चाहिए। तो ये सब डीएनए के अंदर रहता है। एंड जो कि कुछ फॉर्म में रहता है, स्पेसिफिक पार्ट में रहता है, जिसे जीन बोला जाता है। एंड और डीएनए में एक चीज़ और बोले अभी कि मतलब क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। अब क्रोमेटिन किसको बोलता है एंड क्रोमोसोम, ये डीएनए का एक फॉर्म है, टाइप नहीं है, फॉर्म है।
ये फॉर्म है। चलिए पहले क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम को जान जाते हैं। क्रोमेटिन क्या होता है, स्केटेड फॉर्म में होता है। मान लेते हैं जैसे कि बता रहे हैं, क्रोमेटिन जो होता है फॉर्म ऑफ डीएनए, फॉर्म ऑफ डीएनए 2 टाइप का होता है। 2 टाइप, पहला होता है क्रोमेटिन जो कि स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। स्कैटर्ड फॉर्म किसको बोलता है एंड कोयल कंडेंसेशन फॉर्म किसको बोलता है, वो दोनों बताएं। क्रोमेटिन होता है कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस हुआ और इसके अंदर में जो डीएनए रहेंगे तो कुछ इस प्रकार के फैले हुए रहेंगे, जो कि एक लाइन से सीक्वेंस में नहीं रहेंगे, स्कैटर्ड फॉर्म मतलब फैला हुआ फॉर्म में रहेंगे, उसे हम बोल देते हैं क्रोमेटिन। एंड क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, ये डीएनए हुआ एंड ये जो फॉर्म होता है डीएनए का, ये जो फॉर्म होता है इसे बोलता है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम कब दिखने को मिलता है, क्रोमोसोम जब सेल डिवीजन होते हैं, न्यूक्लियस में सेल डिवीजन करते हैं, तभी इस टाइप का दिखने को मिलता है। स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं दिखने मिलता है। स्कैटर्ड फॉर्म कब रहते हैं, जब डीएनए जो है, न्यूक्लियस जो है डिवाइड, सेल डिवीजन नहीं करते हैं। एंड जब सेल डिवीजन करने की बारी आती है तभी वो स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं होती है, क्रोमोसोम फॉर्म में होती है, जैसे कि इस प्रकार होती है। एंड जब ऐसे नॉर्मली रहते हैं तो इस तरह ऐसे फैले हुए रहते हैं स्कैटर्ड फॉर्म में। एंड इसको बोलता है कॉइल्ड एंड कंडेंसेशन, कॉइल्ड एंड कंडेंसेशन में होते हैं, कॉइल एंड कंडेंसेशन में होते हैं। एंड और डीएनए जो होता है, डीएनए हमारे न्यूक्लियस में जो होता है 2.2 मीटर होता है, डीएनए होता है हमारे न्यूक्लियस में 2.2 मीटर होता है। एंड 2.2 मीटर डीएनए होते हैं। एंड जीन कितने होते हैं, देखिए 2.2 में 2.2 ऑफ डीएनए में 20,000 जीन होते हैं। क्या होते हैं, 2.2 ऑफ डीएनए में, मतलब 2.2 जो डीएनए होता है, मीटर जो होता है 2.2 मीटर में, उसमें 20,000 जीन होता है। तो इस बात को आप लोग को एग्री करना होगा। 2.2 मीटर में 20,000 जीन होता है, और 20,000 जीन में ही आपके कैरेक्टर्स एंड कलर, आपके कैसा कैरेक्टर होना चाहिए वो सब इन्वॉल्व हो जाता है इसी में। एंड टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन बेसिस ऑफ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के बेस पे, कि मतलब कि न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि सेल के प्रकार पे क्या बोलते हैं उनको, हाँ, तो जैसे अभी पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल कितने प्रकार के हैं। तो न्यूक्लियस के बेसिस पे 2 प्रकार के हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो चलिए देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक किसको बोलता है। जैसे कि हम लोग देखे थे ना कि सेल मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर, तो उसको 2 पार्ट में बांटे थे कि एक सेल जिसमें रहेंगे जैसे अमीबा, एंड मल्टी सेल्यूलर जो होंगे जैसे प्लांट एंड एनिमल। तो इसी प्रकार होता है कि न्यूक्लियस के बेसिस पे होता है। न्यूक्लियस, जिसके पास न्यूक्लियस है उसको क्या बोलेंगे, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है उनको क्या बोलेंगे, उसी बेस पे तब अभी बता रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेल ऑन द basis of न्यूक्लियस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक एंड दूसरा यूकैरियोटिक। पहला प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक किसको बोलता है, यूकैरियोटिक किसको बोलता है, एक क्वेश्चन तो बनता है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल किसे बोलते हैं।
तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है ये एक पुअर सेल हुआ। हम ऐसे इमेजिन करके मतलब कि हम अपने मुंह से बताते हैं, लिखेंगे नहीं, कुछ चीज़ स्किप भी करना होता है कि मतलब कि लिखने में तो टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, ये गरीब सेल होता है, मतलब कि इसके अंदर में ये गरीब सेल हुआ, इसके अंदर में जो होता है ना एक राइबोसोम प्रेजेंट होता है, मात्र राइबोसोम, एंड एक कोने में न्यूक्लियर रीजन पाया जाता है। डीएनए नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियर रीजन पाया जाता है, जो कि थोड़ा बहुत कुछ कुछ मिल जाता है। न्यूक्लियर रीजन डीएनए एक कोने में मिलता है, ऐसे बिखरा हुआ स्केटेड फॉर्म में, कुछ क्रोमोसोम फॉर्म में नहीं, तो इसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक एक गरीब सेल है जो कि इनके पास कुछ नहीं होगा। एग्जाम में कुछ ऐसा नहीं पूछेगा प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, पूछ भी लिया तो क्या बोलना है। प्रोकैरियोटिक एक ऐसा सेल है जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, एंड इसका मतलब इसमें जो प्रेजेंट होता है सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होता है एंड न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट होता है, तो ऐसे आप बता दीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। एंड यूकैरियोटिक में जो पूछा जाएगा, यूकैरियोटिक से सवाल पूछते हैं, काफ़ी पूछते हैं, ये डिफिकल्ट भी हो जाता है थोड़ा बहुत। चलिए इनके बारे में बताते हैं। यूकैरियोटिक में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है एंड मैट्रिक्स भी होता है एंड ऑर्गेन भी होता है, सब ऑर्गेन होता है, राइबोसोम भी होता है, ईआर भी होता है, गोल्जी भी होता है, लाइसोसोम भी होता है, मतलब सब ऑर्गेन होता है। एंड इसमें फंक्शंस भी ज़्यादा होते हैं, एनर्जी बनती है ज़्यादा, इसमें कम भी बनते हैं, तो ये बात है। एंड यूकैरियोटिक हमारे एनिमल में देखने मिलते हैं, प्लांट में देखने मिलते हैं, एंड प्रोकैरियोटिक आपको प्लांट में देखने मिलेंगे, पर ये अमीबा में देखने मिलते हैं, एंड ये प्लांट और एनिमल दोनों में देखने को मिलते हैं। एंड उसके बाद और पढ़ लेते हैं। एंड इसका साइज जो है, प्रोकैरियोटिक का साइज जो है वो 10 UM है, एंड इसका जो है 5.2 5.1 जो, तो आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा कितना होता है। तो साइज में ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, इतना बताते हैं। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं क्या पढ़ना है। आगे जो पढ़ना है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे जो पढ़ना है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड उसके बाद गोल्जी पढ़ना है, एंड उसके बाद लाइसोसोम पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो PLA एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड उसके बाद गोल्जी भी पढ़ेंगे, एंड उसके बाद और भी है। तो पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोल देते हैं, पढ़ लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है लार्ज नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन होता है। एंडोप्लाज्मिक बोलते किसे हैं पहले एंडोप्लाज्मिक को मतलब कि समझने के लिए पहले डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में, तो डायग्राम पहले बनाते हैं, थोड़ा बना देते हैं। ये वन न्यूक्लियस एंड इसी को बोलते हैं ER। न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन से सटे रहते हैं, एंड वो ऐसे छल्ला टाइप के रहते हैं, बाउंड्री टाइप के रहते हैं। एंड मैं यहाँ पे है ना ऐड कर दूंगा 3D एनिमेशन, आप देख लीजिएगा। एंड ये जो होते हैं ना उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ नेटवर्क में मतलब कि घिरे रहते हैं, ऐसे मतलब पूरा देख सकते हैं, ऐसे 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 रहते हैं, एंड इसी को ER बोला जाता है। एंड ये देयर आर 2 टाइप्स का होता है। ER जो होता है गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दूसरा जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ और रफ में क्या फ़र्क है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं टाइप्स ऑफ ER। ER मतलब समझ जाइएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में आजकल शॉर्ट ही चलता है। पहला होता है आपको स्मूथ ER, एंड दूसरा होता है रफ ER, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ में क्या होता है एंड रफ में क्या होता है,
कि इसके बारे में बताते हो कि अब एंडोप्लाज्मिक को आप समझ गए। एंडोप्लाज्मिक एक लार्ज अमाउंट ऑफ मेम्ब्रेन से जुटा रहता है न्यूक्लियस का, ER बोला जाता है। एंड ER को दो भागों में बांटा गया है, एक SER मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड स्मूथ किसको बोलता है एंड रफ किसको बोलता है, तो चलिए इन चीज़ों को भी देख लेते हैं। स्मूथ बोलता है कि स्मूथ जो है, स्मूथ वो एक स्मूथ बोलता है, स्मूथ जो है वो हमारे जो प्रोटीन एंड लिपिड हैं वो लिपिड बनाने में काम आते हैं, LIPID लिपिड मैग। एंड ये प्रोटीन मैग। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपका लिपिड सिंथेसिस करता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। SER जो होता है वो आपका लिपिड सिंथेसिस करता है एंड RER जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इस चीज़ को आप जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये सब चीज़ें पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि ER का क्या फंक्शंस है एंड काफ़ी चीज़ें पूछा जाता है। एंड और क्या होता है, यही जो हमारे मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना होता है क्या बोलते लिपिड्स एंड प्रोटीन का बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बताए थे कि लेक्चर फर्स्ट में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बना होता है वो प्रोटीन एंड लिपिड का बना होता है। तो प्रोटीन और लिपिड आता कहाँ से, ये बस यहीं से आता है कि ER जो सिंथेसिस करता है, ER दो टाइप का होता है, SER और RER। तो SER जो लिपिड सिंथेसिस करता है एंड RER प्रोटीन सिंथेसिस करता है। एंड यही दोनों मिलके आगे चल के मैं बताऊंगा। अभी ये डायरेक्ट नहीं बनते हैं क्योंकि इसका पैकेजिंग वगैरह होता है, थोड़ा बहुत और मोडिफाई भी होता है, तो वो सब काम अभी ऑर्गेन है तो वो करेंगे, तब डायरेक्ट नहीं ऐसे भेज देते कि डायरेक्ट यहाँ ER में बना और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दे दिया तो बन गया, ऐसा नहीं बनता है। इसका भी एक प्रोसेस है तो मैं बताऊँगा आगे, क्योंकि और अभी ऑर्गेन पढ़ने के लिए बाकी है। तो लिपिड एंड प्रोटीन, यही प्रोटीन होते हैं और यही लिपिड होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनने में, फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं और क्या पढ़ना है। एंड उसके बाद आगे है आपका गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी, चलिए गोल्जी बॉडी को देख लेते हैं। देखिए मैं इसलिए इधर देख रहा हूँ कि मैं मतलब कि यहाँ टॉपिक है आपका क्या पढ़ना है अभी, तो इसलिए मैं थोड़ा मतलब भूल जाता हूँ ना, मतलब पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है कि मतलब क्या पढ़ाना है उसके बाद क्या पढ़ाना है। तो यहाँ जैसे लाइसोसोम है, उसके बाद फिर पहले गोल्जी है, फिर लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऐसे सीक्वेंस में बांटा हुआ है, तो उसको मतलब देख के बताना ईजी होता है, नहीं तो ऐसे भूल जाते हैं कौन पढ़ाए कौन नहीं पढ़ाए। तो इसलिए मैं इधर देख रहा हूँ, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। हाँ गोल्जी बॉडी, उसके बाद गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी पहला कि मतलब कि सब चीज़ का जानना ये जरूरी नहीं होता है कि खोज किसने किया। मतलब कि कुछ चीज़ ऐसा होता है कि जिसका मतलब कि पूछा भी नहीं जाता है, जैसे गोल्जी का खोज किसने किया, तो ये पूछा नहीं जाता है कि गोल्जी का खोज कब हुआ, क्यों किया, कैसे किया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, तो ये उतना पूछा नहीं जाता है एग्ज़ाम में। एंड पढ़ना भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, पर हम मेरे पास नॉलेज है तो आप भी जानिए, जानने में कुछ रखा हुआ नहीं है ना। चलिए गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी को गोल्जी ऑपरेटर्स भी बोलता है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। एंड इसको जो फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशन जो किए थे, कैमिनो गोल्जी किए थे, कैमिनो गोल्जी किए थे। एंड अब होता है कि गोल्जी बॉडी का काम क्या है, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात है कि गोल्जी बॉडी का काम क्या है। तो गोल्जी बॉडी का जो काम है, वो गोल्जी बॉडी जो काम करता है वो हेल्प करता है आपके जो प्रोटीन एंड लिपिड जो बनते हैं, क्योंकि प्रोटीन एंड लिपिड जैसे ही बनते हैं ER में, तो ER जो वही छल्ला था, तो ER क्या करता है, तुरंत ट्रांसफ़र करते हैं
किसको, गोल्जी ऑपरेटर्स को, गोल्जी बॉडी को, क्योंकि गोल्जी बॉडी एक पड़ोसी है हम लोगों का। देखिए मैं एक चीज़ को वेरीफाई करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ER है एंड गोल्जी बॉडी है एंड लाइसोसोम है, ये तीनों भाई भाई हैं, तीनों मिल के काम करते हैं, तीनों भाई हैं, ऐसा समझ जाइए क्योंकि समझने में आसानी होगा। तीनों भाई हैं। तो देखिए ER ने फॉर्मेशन किया प्रोटीन एंड लिपिड्स का, और वो क्या करते हैं, गोल्जी को भेजते हैं। अब गोल्जी क्या करना है, गोल्जी का काम है कि पैकिंग ऑफ द फूड, मतलब भोजन का, मतलब जो भी है, या तो इंजाइम या भोजन जो भी है, तो उसको पैकिंग एंड मॉडिफाई करता है। मान लीजिए कुछ चीज़ कंपनी में, यहाँ मान लीजिए एक बिस्लरी का बोतल है, उसमें पानी डाला गया, पानी कहीं डाला जाता है एंड उसका पैकेजिंग कहीं होता है एंड सील जो लगता है वो दूसरी जगह होता है एंड बेचा जाता है, वो कार्टून में जो पैक होता है वो दूसरी जगह होता है। तो इस चीज़ को यहाँ जानना काफ़ी ज़रूरी है एंड सब कुछ हम देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है क्या। तो गोल्जी बॉडी जो है वो आपको मॉडिफाई में काम आता है एंड जैसे कि प्रोटीन एंड जैसे लिपिड वहाँ से बना तो ये गोल्जी को देते हैं, ER में बना तो ER तुरंत गोल्जी को भेजते हैं एंड गोल्जी को भेजने के बाद भेजने के पास वो क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है सामान को ऐसा, मतलब मॉडिफाई कर देता है, उसमें चेंजेस कर देता है और थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा, मतलब ऐसा समझिए क्लीन एंड मॉडिफाई सब कुछ कर देता है एंड पैकेजिंग भी कर देता है। वो आगे पैकेजिंग करके क्या करता है, वो आगे ट्रेस कर देता है चीज़ को, मतलब कि आगे ट्रेस कर देता है एंड गोल्जी बॉडी ही होता है जो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। आपको एक बात सुन के हैरानी होगा कि लाइसोसोम जो कि एक सुसाइड बैक ऑफ द सेल माना गया है, उसी का जो फॉर्मेशन करता है वो आपका ER मिल के एंड गोल्जी बॉडी मिल के करता है, मानिएगा नहीं। इस चीज़ का फॉर्मेशन जो होता है लाइसोसोम का, इसका जो फॉर्मेशन करता है वो गोल्जी बॉडी करता है। अब बोलिएगा, गोल्जी बॉडी के पास आया ER और प्रोटीन एंड हाँ, गोल्जी बॉडी क्या करता है, वो इसका मॉडिफाई करता है एंड मॉडिफाई करके और वो लाइसोसोम को बनाते हैं। लाइसोसोम का झिल्ली जो होता है, जिसको मेम्ब्रेन बोलता है, उसमें भी इन्वॉल्व होता है प्रोटीन एंड लिपिड। तो सारी चीज़ में ये जो बनाते हैं उसका जो फॉर्मेशन होता है लाइसोसोम का, उसमें जो एंजाइम होता है वो ER के द्वारा ही गोल्जी भेजता है। तो ऐसा समझ जाइए आप, गोल्जी के द्वारा ही ER से भेजता है। तो लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो इसी तरह होता है कि गोल्जी करता है, इसमें इन्वॉल्व है एंड आगे है आपका, आगे है आपका, थोड़ा रुक जाइएगा, उसके बाद गोल्जी बॉडी के पास था तो गोल्जी बॉडी बता दिए, गोल्जी बॉडी एक मॉडिफाई करता है सामान को एंड मॉडिफाई करके आगे ट्रेस करता है एंड वो चीज़ आपके पास लाइसोसोम के पास जाता है एंड लाइसोसोम को माना गया है सुसाइड ऑफ द बैग, सुसाइड ऑफ द सेल्स। लाइसोसोम क्या करता है, मतलब कि लाइसोसोम को मजबूरी नहीं होता है वो फोड़ता है, मतलब कि वो अपने मन से नहीं फोड़ता है। जैसे कि लाइसोसोम जो है उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है। तो मतलब क्या होता है कि वो कुछ, मतलब कि उसका डाइजेस्टिव में काम आता है, उस इंजाइम जो होता है उसके अंदर वो HCl कहा जाता है, वो डाइजेस्टिव में काम करता है। एंड गोल्जी बॉडी के बारे में थोड़ा इसका वो डायग्राम देख लेते हैं, वो इस तरह से होता है, आप देख लीजिएगा थोड़ा बहुत NCERT में, हमसे तो थोड़ा बनता नहीं है। हाँ, कुछ इस प्रकार के होते हैं। अब हम बताते हैं मॉडिफाई कैसे होता है। देखिए ER खाना बनाया, प्रोटीन एंड लिपिड्स बनाया, वो गोल्जी को भेजा, गोल्जी जो भेजता है इसी तरह भेजता है, इधर से भेजा, ये इसको बोलता है किस्टर ने, हाँ इसको भेजा एंड इसके द्वारा इधर आया एंड इसमें थोड़ा वही मॉडिफाई हुआ, फिर उसके इसमें आया, फिर इसमें मॉडिफाई, इसमें आया, उसके इधर से निकल के बाहर होता है एंड बाहर होने के बाद ये लाइसोसोम में जाता है। लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी यही करता है एंड उसमें लाइसोसोम के में जाने के बाद वो आगे ट्रेस करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने
जो वो है मेम्ब्रेन है उसको थोड़ा मॉडिफाई वो भी करते हैं, क्योंकि अब मान लीजिए कोई दीवार है टूट गया, मतलब थोड़ा ढीला हो गया, तो फिर से पुट्टी या प्रेमर मारना पड़ता है, जो भी होता है सीमेंट वगैरह मारना पड़ता है, तो न्यू आएंगे तभी होगा। तो उसको मिल गया तो वो कर रहा है अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मॉडिफाई कर रहा है। तो इसी तरह होता है, कैसे मॉडिफाई हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, सब ये उसको बताया किस्टन ने। ये काफ़ी पूछा भी जाता है किस्टन ने क्या होता है सिस्टन ने, तो आप याद रखिएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। एंड ये कहाँ बताएगा, गोल्जी जो बॉडी जो कैमिनो गोल्जी जो देखा 1898 ईस्वी में देखा था इस चीज़ को। तो चलिए आगे देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। गोल्जी पढ़ लें। लाइसोसोम के बारे में बता ही दिए कि वो सुसाइड ऑफ द बैग है एंड थोड़ा बहुत वो डाइजेस्टिव में काम करते हैं। एंड उसमें देखिए लाइसोसोम कोई ख़राब चीज़ नहीं है, और ये समझिए कि वो कैसे अंदर में रह जाते हैं, क्योंकि वो बड़ा एसिड है, और उसमें वही एसिड जब हाथ में पड़ जाए तो वो शायद हानि कर दे हमारे हाथ को, पर वो पेट में रहते हैं। तो उसके लिए हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे क्यों होते हैं, कौन सा मेम्ब्रेन है जो कि संभाल लेते हैं इस केमिकल को, तो म्यूकस बोला जाता है। तो थोड़ा बहुत जानकारी बताते हैं, म्यूकस होता है उसके मेम्ब्रेन में, तो वो हानि नहीं करता है। एंड आगे और पढ़ेंगे, आगे चैप्टर में पूरा डिफाइन करके पढ़ेंगे हमारे पेट में क्या है, नहीं है, कैसे एसिड काम करता है, क्या कौन मेम्ब्रेन है। तो आगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बेसिक है, हमको 2 लेक्चर में ख़त्म करना है इस चीज़ को, बेसिक है। एंड उसके बाद लाइसोसोम के बारे में बता ही दिए। सुसाइड ऑफ द बैग है, डाइजेस्टिव में काम करता है, एंड बैक्टीरिया वगैरह घुस जाता है, तो वो अपने जिससे ज़्यादा बैक्टीरिया घुस गए वो क्या करता है कि शरीर मतलब वो अपने आप को फोड़ देता है, एंड फोड़ देता है तो जितने भी बैक्टीरिया वो डेड हो जाते हैं। एंड थोड़ा बहुत एक चीज़ आप भी नोटिस किए होंगे कि मतलब कि वो छोड़ दीजिए, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो चैप्टर को जल्दी ही ख़त्म करना है। एंड लाइसोसोम भी पढ़ ली, अब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है एंड कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन होता है। तो चलिए माइटोकॉन्ड्रिया की ओर बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस ऑफ दिस सेल माना जाता है, सबको याद है। 2 चीज़ तो हमेशा याद रहता है सबको, मतलब वो डिफिनेशन है कि सुसाइड ऑफ द बैग लाइसोसोम, पावर हाउस ऑफ द सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल्स माना गया है, माना क्या है ही। एंड ये फंक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है, इस चीज़ को देख लेते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। एंड पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए माना गया है वो एनर्जी बनाता है, एंड जो एनर्जी बनाता है तो वो उसको पावर होगा ही। पावर हाउस इसलिए बोला जाता है क्योंकि एनर्जी का ही हाउस है, सेल है। एंड उसके बाद गोल्जी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। देखिए एंड फंक्शंस भी कैसे करता है, देखिए फंक्शन कैसे करता है, जैसे हम लोग भोजन खाए, ठीक, भोजन खाए वो हमारे ट्रेकिया के द्वारा पेट में गया, एंड पेट में जाने के बाद वहाँ उसने ब्रेक हुआ, एसिड वगैरह से मिलके वो अपने शरीर में डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद उसे ग्लूकोज बना। एंड डायरेक्ट थोड़ी नहीं बन जाते हैं एनर्जी, ग्लूकोज बना, मटोलने के बाद ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज को लेके कहाँ जाता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। और वहाँ क्या होता है कि ग्लूकोज जैसे ही जाता है तो वहाँ होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और वहाँ ग्लूकोज जाएगा, वहाँ ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया होता है। देखिए 2 होता है, एनएरोबिक एंड एरोबिक। एरोबिक में होता है ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके एनर्जी बनाना, एंड एनएरोबिक मतलब होता है कि ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया नहीं करना और डायरेक्ट एनर्जी बनाना, और इसमें अंतर है, बताएंगे लोग। देखिए उसके बाद वहाँ ग्लूकोज जाता है, वहाँ ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करता है, एंड प्रक्रिया करने के बाद रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन ये होता है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हुआ, एंड ये ग्लूकोज मिलके एटीपी फॉर्मेशन होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट करता है, जैसे एटीपी का फुल फॉर्म, एंड ये फॉर्मेशन होके एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एंड अब क्या होता है कि देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन एक फास्ट रेस्पिरेशन है क्योंकि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो फास्ट नहीं है क्योंकि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में नहीं होता है,
बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, तो उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। एंड वो स्लो प्रोसेस है एंड ये फास्ट प्रोसेस है। एंड और पढ़ लिए और है कुछ नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया लास्ट था। एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में है ही नहीं ज़्यादा, तो क्या पढ़ाएंगे, बताएंगे क्या। तो इतना तो पढ़ लिए एंड और थोड़ा बहुत है भी नहीं अब। और आगे जो चैप्टर है वो है आपका लाइफ प्रोसेस, चैप्टर क्रम है क्लास 10th के। तो क्योंकि ये देखिए ये 10th का चैप्टर नहीं है, क्योंकि बेसिक बताना पड़ा है, क्योंकि डायरेक्ट क्लास 10th का स्टार्ट कर देता है, आप लोग को समझ में नहीं आता। एंड इसीलिए मैंने इस वीडियो को 2 फॉर्म में 2 लेक्चर में बताया। आप पहले वाला भी लेक्चर देखें एंड अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि न्यू चैनल एंड सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरी होती है। एंड और ये भी वीडियो भी आपको अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि पूरा डिटेल में है। एंड अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड और मिलते हैं अब दूसरे लेक्चर में, दूसरे चैप्टर न्यू चैप्टर में। एंड आप लोग ज़रूर मतलब कि सपोर्ट कीजिएगा, एंड क्योंकि सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरी है। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। एंड और बचा ही कुछ नहीं है, एंड सर के बारे में पूरा सब कुछ बता दिए। एंड थैंक यू। तो मिलते हैं दूसरे लेक्चर में एंड दूसरे वीडियो में एंड दूसरे न्यूज़ चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।